गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 जो महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, इसकी वजह से महाविद्यालय में रेगुलर क्लासेस का आयोजन नहीं किया जा रहा है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो स्टूडेंट्स थे पिछले सत्र में, उनको राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से प्रमोट भी अगली कक्षाओं में कर दिया गया है। अतः महाविद्यालय की ओर से आप सभी को घर पर ही रहकर, क्योंकि कोरोना एक संक्रमित महामारी है और इसमें घर पे ही ज़्यादा समय बिताए तो अच्छा होगा। बेवजह घर से बाहर निकलने से ये बीमारी आपके घर के अंदर तक भी आ सकती है। तो स्टे होम स्टे सेफ की नीति का पालन करते आप भी करिए और हम भी इसका पालन करते हैं। तो महाविद्यालय की ओर से ये सुविधा की गई है कि आप सभी को घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस की सेवा मिल सके, इसलिए महाविद्यालय ने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। और इस यूट्यूब चैनल में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, हिस्ट्री हो, साइंस के सब्जेक्ट हो, हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश की क्लासेज हो, सभी की क्लासेज आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगी। अतः आप सभी से विनती है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और इसको लाइक और शेयर के साथ अन्य स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचाइए और उन तक भी इनकी जानकारी आप पहुंचाइए। क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में आपके सामने आज जो BA सेकेंड ईयर का हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रथम प्रश्न पत्र है, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया है, जो 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक के काल को कवर करता है, उसके सिलेबस के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, उसी के आधार पर हम अगली क्लासेज में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चूँकि आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे पिछले सत्र में, और आप इस सत्र में आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो गए, तो आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, तो आपको पेपर पैटर्न के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, ताकि अगली क्लास जब सेकेंड ईयर का आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। चूँकि राजस्थान विश्वविद्यालय ने पहले ही ये आदेश जारी कर दिया है कि इस बार कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं होगा और जो सिलेबस पिछले सत्र में था उसी सिलेबस को जारी रखा जाएगा। अभी जब तक सरकार की ओर से अनुमति नहीं होगी तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही आपसे संपर्क में रहेंगे, आपको अध्यापन का कार्य करवाएंगे। जैसे ही सरकार की ओर से कोई आदेश आता है, राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से कोई आदेश आता है और कोविड-19 जैसी महामारी धीरे धीरे ख़त्म होती है, उसके पश्चात महाविद्यालय की ओर से रेगुलर क्लासेस का आयोजन ऑफलाइन भी महाविद्यालय में ही किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला प्रश्न पत्र, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1200 से 1761 ईस्वी। इस पूरे काल का हम अध्ययन अपनी क्लासेज में करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज हो या फिर ऑफलाइन क्लासेज हो। तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने BA सेकेंड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको 3 खंडों में विभाजित किया है। खंड क, ख, ग, ABCD के आधार पर 3 खंड है, उसमें इनको डिवाइड किया है। सेक्शन A, खंड K के अंदर जो सबसे पहले शुरुआत होती है, जिसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल से लेकर, प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक, यानी कि पूर्व मध्यकाल तक का इतिहास आपके फर्स्ट ईयर में कवर था। जैसे ही वहाँ से वो इतिहास खत्म होता है, अगली क्लास जैसे आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया, तब आपकी ये मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है, जो 1200 ईस्वी से, जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर में एंड किया था, और अब आपके सेकेंड ईयर में वहीं से ये शुरू होगा 1200 ईस्वी से। तो मध्यकालीन इतिहास खासतौर पर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल
इस पूरे काल को एक तरह से पूरा कवर करता है, पूरा सल्तनत काल और पूरा मुगल काल। तो सेक्शन ए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 सेक्शन होते हैं ABC। सेक्शन ए में सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत के जो स्थापना हुई थी, और दिल्ली सल्तनत पर जैसे मुस्लिम तुर्क सुल्तानों ने अधिकार किया था, जैसे कि आपको पहले से मालूम है कि महमूद गजनवी या उससे पहले भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, फिर महमूद गजनवी ने किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और दिल्ली और आगरा, दिल्ली और अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया। और 12वीं सदी ईस्वी में 1192 में तराइन के 2 युद्ध हुए थे, उसमें वह मोहम्मद गौरी जीत चुका था। उसके पश्चात उत्तर भारत में एक तरह से 12वीं सदी से ही 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में, लास्ट के दशक में, और 13वीं सदी के प्रारंभ से ही दिल्ली सल्तनत का युग शुरू होता है। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले जो टॉपिक है वह है दिल्ली सल्तनत के काल के स्रोत। अब ये स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत, सामग्रियाँ, सोर्सेज, यानी कि पूरा जैसे आपके पास मध्यकालीन इतिहास है की बुक्स है, वो किन सोर्स के ऊपर लिखा गया है। कोई भी इतिहास होता है उसके एक सोर्स होते हैं। बहुत सारे इतिहासकार हुए मध्यकाल में, बहुत सारे हमें अभिलेख भी उस समय के मिले हैं मध्यकालीन, ताम्र अभिलेख या कोई सनदें जारी की गई है राज प्रशासन की ओर से, उनको हमें पढ़ा, उनका विश्लेषण किया विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न विद्वानों के द्वारा, उन सबके आधार पर ही मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के जो इतिहास है उसके स्रोतों का सर्वेक्षण हमारे इस सिलेबस में शुरुआत उसकी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जियाउद्दीन बन्नी ने किताबें लिखी, अमीर खुसरो ने लिखा कुछ, या फिर मिनहाजुल सिराज ने लिखा, अल मसूदी ने लिखा, और इसके बाद भी बहुत सारे इतिहासकार होते हैं, सरहिंदी हुआ, याहिया बिन सरहिंदी हुआ। इन इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है उस समय के बारे में, तुर्क सुल्तानत के, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो उसका अध्ययन हमें इसमें करना होगा। उसका विश्लेषण हमारे भारतीय इतिहासकारों ने बड़े अच्छे ढंग से किया है और अपनी अपनी किताबों में उसका उल्लेख भी किया है। वो आप अपनी किताबों में उसको अध्ययन के रूप में आप कर सकते हैं। अगला सर्वेक्षण के बाद आती है तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो मोहम्मद गौरी है, उन्होंने राजपूतों को किस तरह से पराजित किया और उत्तर भारत में एक छत्र शासन स्थापित किया। शुरुआत में हमने सर्वेक्षण देख लिया कि हमें क्या क्या सोर्सों के आधार पर इस इतिहास की जानकारी मिलती है दिल्ली सल्तनत की, और तुर्की आक्रमण एवं राजपूतों ने किस तरह से तुर्कों के साथ संघर्ष किया और अंत में वो कैसे पराजित हुए, इसका उल्लेख हमारा इसमें तराइन के दोनों युद्धों का भी उल्लेख हो चुका है, और मोहम्मद गौरी की कुछ जो विजय थी उसके समय की 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। उस समय के उत्तर भारत में जो भी उसके अभियान थे उसका सबका अध्ययन इसमें किया गया है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और उसका मजबूतीकरण, उसकी स्टेब्लिश्ड किस प्रकार से होती है उसका अध्ययन किया गया है। इसमें विशेष रूप से इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गौरी 1206 तक रहा। मोहम्मद गौरी इंडिया में रहा भी नहीं, बल्कि उसके जो दास अधिकारी थे, जो उसका साम्राज्य जो बना गजनी से लेकर, गजनी से आया था ना वो, मध्य एशिया से गजनी से वो आया और भारत के उत्तर भारत के क्षेत्रों का अधिकार किया, लेकिन वो भारत पर रुका नहीं, वापस चला गया और 1206 में जाते वक्त उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके 3 जो मुख्य उत्तराधिकारी थे उसके दास ही थे, उसका कोई पुत्र तो था नहीं मोहम्मद गौरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली, लाहौर, इनके उत्तर भारत का क्षेत्र मिला। उसका एक और दास था नासुद्दीन को बादशाह, सिंध मुल्तान का आसपास का क्षेत्र मिला। एक ताजुद्दीन यल्दौज था, उसका उनका होम टाउन मोहम्मद गौरी का गजनी, इसके आसपास के क्षेत्र में उसने शासन किया। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में उसने अधिकार तो कर लिया था, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं थी। आप समझते हो ना, एक इस्टेब्लिश्ड होने के लिए एक शक्तिशाली शासक का होना बहुत आवश्यक है, जो इंटेलिजेंट भी हो और अपने सभी जो अमीर वर्ग है, जो सूबेदार हैं, उनको अपने अधीन कर सके और सत्ता को एक छत्र रूप में शासन चला सके। उस समय लोकतंत्र तो होता नहीं था, राजशाही होती थी। राजा अपने जो
जो काम होता था वो निरंकुश स्वेच्छाचारी होता था, निरंकुश होता था, वह जो करता था अंतिम फैसला उसी का माना जाता था। तो इल्तुतमिश गौरी ने का जो मुख्य उत्तराधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक 4 वर्षों तक उसका शासन रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। हालांकि उसको इतना समय नहीं मिल पाया, उत्तर भारत में ठीक ठाक शासन करता रहा। उसका जो उत्तराधिकारी होना इल्तुतमिश, उसको बताया जाता है बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा कि वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मुख्य वास्तविक संस्थापक उसी को माना जाता है। हालांकि स्थापना तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हो गई थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इसमें हम इल्तुतमिश के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसके उत्तराधिकारी हैं, इससे रजिया सुल्तान, उसका पुत्र बैराम शाह हुआ, और भी इसके उत्तर नासिरुद्दीन महमूद हुआ। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है इल्तुतमिश के बाद इस सर्वेक्षण में, बलबन, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ये भी एक बड़ी शख्सियत थी, बड़ा सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत का, उसका भी हम अध्ययन इसमें करेंगे। 1290 ईस्वी तक इस तरह से ये सत्ता निरंतर चलती रही। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, इल्तुतमिश हुआ, उसके उत्तराधिकारी हुए, फिर गयासुद्दीन बलबन हुआ। इतिहासकारों ने इस पीरियड को 1206 से लेकर 1290 तक के काल को 1206 से लेकर 1290 तक के काल को गुलाम वंश की संज्ञा दी, गुलाम वंश की संज्ञा दी। गुलाम वंश की संज्ञा क्यों दी, इसका हम विस्तार से अध्ययन जब हम क्लियर पढ़ेंगे तब हम आपको जानकारी देंगे। वैसे थोड़ा सी जानकारी मैं दे दूँ, चूँकि मोहम्मद गोरी के पुत्र ने तो उसके उत्तराधिकारी उसके दास थे। इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, बलबन भी एक दास था, तो ये एक तरह से गुलाम थे आपस में किसी न किसी के, तो इसलिए इसको गुलाम वंश की संज्ञा भी दी गई है। परंतु बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इनको गुलाम वंश ना कहकर आदि तुर्क सुल्तान कह सकते हैं, इनके प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहना ज़्यादा उचित होगा। आरंभिक तुर्क सुल्तान कहना ज़्यादा उचित होगा। ज़्यादा चलन में ये शब्द आता है गुलाम वंश, यानी कि 1206 से 1290 तक का जो सल्तनतकालीन पीरियड्स है उसको गुलाम वंश की संज्ञा दी जाती है। लेकिन बहुत सारे जो बाद के इतिहासकार हुए हैं, आधुनिक इतिहासकार, उन्होंने गहन अध्ययन के बाद ये पाया है कि इनको गुलाम वंश ना कहकर आरंभिक तुर्क सुल्तान कहना ज़्यादा उचित होगा। इनका मानना ठीक भी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि गुलाम जो थे ना, ये स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इनके माता पिता गुलाम नहीं थे, ये स्वतंत्र माता पिता की संतान हुआ करते थे। इसके बाद इसे इल्तुतमिश को भी दास्ता से मुक्त कर दिया गया था, बाद में कई सुल्तानों को दास्ता से मुक्त भी कर दिया गया था। तो इनको आदि तुर्क सुल्तान कहना ज़्यादा उचित होगा। इसके बाद हम बात करते हैं खिलजी क्रांति। 1290 में खिलजी क्रांति हुई और जलालुद्दीन खिलजी ने इन आदि तुर्क गुलाम सरदारों को हटाकर बलबन के जो उत्तराधिकारी उनको सत्ता से हटा दिया और खिलजी राजवंश की स्थापना कर दी। इसमें हम विशेष तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एक साम्राज्यवादी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। उसके ऊपर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, वो भी इसी के अंदर सिलेबस में आपके शामिल है। अलाउद्दीन खिलजी, पूरा खिलजी राजवंश। खिलजियों के पश्चात तुर्क शक्ति का उदय होता है, तुगलक शक्तियों का। तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक खिलजियों के बाद 1320 में सत्ता को हथिया लेता है, क्योंकि अलाउद्दीन के बाद जो उत्तराधिकारी हुए काफ़ी कमज़ोर हुए। तो इस समय क्या होता था कि सत्ता में बंधुत्व तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, और जो भी ताकतवर अमीर होता था ना, या तो वो अपने जो विश्वास व्यक्ति था, अपने जो करीबी व्यक्ति होता था, राज परिवार का व्यक्ति, उसको सुल्तान बना दिया करता था। ये स्वयं भी सुल्तान बन जाया करते थे, क्योंकि सुल्तान की इस्लामी जो कल्चरल में उसमें सुल्तान की कोई स्पष्ट परिभाषा थी नहीं। तो सुल्तान जिसके पास ज़्यादा ताकत थी, ताकत के जोर पर वह सुल्तान बन सकता था। इसी आधार पर जलालुद्दीन खिलजी बना, इसी आधार पर गयासुद्दीन तुगलक भी बना, जलालुद्दीन खिलजी भी बना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तुगलकों ने भी, और इसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे
मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो 5 विशेष योजनाओं के लिए जाना जाता है, और राजधानी परिवर्तन की, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, इसी तरह से दोआब में करवृद्धि की थी, इसी तरह से कराची अभियान किया था, इसी तरह से खुरासान पर आक्रमण की योजना बनाई थी, तो उसके लिए वह जाना जाता है। इसके लिए वो अपने व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता है। कुछ ने उसको नकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में माना है, कुछ ने उसको सकारात्मक माना है, लेकिन वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। उसने काम काफ़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए, इसलिए उसको विषम्यकारी सम्मिश्रण में माना है कि वो सोचता तो कुछ और था, वो करता कुछ और था। उसका हम विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। तो खिलजी साम्राज्यवाद भी होगा, तुगलक काल भी हो गया, तुगलकों ने जो सत्ता स्थापित की। इसके पश्चात, तुगलकों के पश्चात धीरे धीरे और भी सैयद वंश बने, सैयद के बाद लोधी आए। इस प्रकार से सल्तनत का पीरियड ये, जब तक कि बाबर ने दिल्ली सत्ता पर हथियार नहीं लिया, दिल्ली सत्ता को, तब तक ये चलते रहे तुर्क सुल्तान। इसी सेक्शन ए में हम देखेंगे प्रांतीय राज्यों का उदय। प्रांतीय राज्यों का उदय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तुर्क सत्ता अपनी चरम पर थी। उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी अफगानिस्तान का पूरा इलाका, बंगाल तक का इलाका पूर्व में, और इधर से उत्तर से हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में पांड्या राज्य तक के क्षेत्रों को उसने अधिकृत कर लिया था, या उसकी अधीनता में उसने ले लिया था। तो तुगलक काल में अपने चरम पर था दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्र था और संचार संसाधन इतने अच्छे नहीं थे, संचार संसाधन की कमी के वजह धीरे धीरे प्रांतीय शक्तियों ने अपना स्वतंत्र होना शुरू कर दिया। इसमें 2 प्रमुख राज्य थे, एक था बहमनी राज्य और दूसरा था विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य और एक बना बहमनी सल्तनत। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उसके शासनकाल में 2 बड़े राज्यों का उदय हुआ दक्षिण भारत में, दक्कन के क्षेत्र में, तकरीबन महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र और तेलंगाना के, महाराष्ट्र का और कुछ दक्षिण के कुछ क्षेत्र को मिलाकर बहमनी सल्तनत बनी। और विजयनगर राज्य, दक्षिण के जो सारा कर्नाटक का इलाका आ गया, तमिल क्षेत्र आ गया, वो सारा, इनको मिलाकर, हैदराबाद के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर ये, इन दोनों के मध्य काफ़ी संघर्ष भी हुआ, उसका भी हम अध्ययन इसमें करेंगे। तो इन राज्यों और इनके बारे में जो विशेष चर्चा होगी वो हम करेंगे। इस प्रकार से आपका सेक्शन ए खत्म होता है, सेक्शन ए पूरा होता है। अब इसके बाद अब बारी आती है सेक्शन बी की। सल्तनत काल खत्म हो गया, प्रांतीय राज्य आ गए, सेक्शन ए में आ गए। सेक्शन बी की बात करते हैं, इसमें मुगल काल के स्रोतों का सर्वेक्षण। सेक्शन बी जो है वो मुगल एम्पायर को ज़्यादा दर्शाता है। तो चूँकि जैसे सल्तनत काल के बारे में हमने अध्ययन किया, तो शुरू में ही उनके जो सोर्स थे उसको हमने जाना था। सोर्सों के आधार पर पूरा सल्तनत काल को ही तो हम जानेंगे ना, उसी तरह से पूरे मुगल काल को तब तक नहीं जानेंगे जब तक उसके सोर्स को नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो अबुल फजल के ग्रंथ हो या और भी जो राइटर्स हो, मतलब मध्यकालीन निजामुद्दीन अहमद हो, फरिश्ता हो, अब्बास खां सरवानी हो, इनके जो ग्रंथ लिखे गए, और भी जो बहुत सारे हिंदू साहित्यकार थे उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा है। तो इनके आधार पर हमें मुगल काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका भी हम अध्ययन विस्तार से करेंगे। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना, लोधियों का शासन था। इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और इस तरह से उत्तर भारत में मुगल सत्ता की दोबारा स्थापना की। तो बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे, और बाबर के जो उत्तराधिकारी है हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं 15 वर्ष तक हुमायूं ने शासन किया बाबर की मौत के बाद। 1530 में बाबर की मृत्यु जाती है, और 1530 के बाद हुमायूं ने शासन तो किया, लेकिन 1540 के अंदर शेर शाह सूरी, सूर राजवंश, ये भी अफगान थे, और ये अब मुगलों से बदला भी लेना चाहते थे, क्योंकि जो लोधी थे ना वो स्वयं अफगान भी थे, अफगान पठान थे लोधी भी, और शेर शाह सूरी भी अफगानी था। तो वे चाहता था कि एक बार मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया जाए, जिसमें वो सफल भी हुआ। हालांकि बाबर के समय तो ये कर नहीं पाया, लेकिन बाबर के समय और हुमायूं के समय के जो 10 वर्ष उसको मिला, उसमें उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया शेर शाह सूरी ने।
और हुमायूं को भारत से बाहर धकेल दिया। जब तक कि शेरशाह सूरी मरा नहीं तब तक हुमायूं भारत में अंदर वापस नहीं आया। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना में बाबर का अध्ययन करेंगे, बाबर का पुत्र जो है हुमायूं उसका अध्ययन करेंगे, उसने सत्ता कैसे संभाली, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबर को इतना समय मिला नहीं था, बाबर को केवल 3-4 वर्षों का समय मिला भारत में, तो वो सत्ता को इस्टेब्लिश तो कर नहीं पाए थे। बहुत सारे आसपास विद्रोही भी थे, अफगान भी जीवित थे, इब्राहिम लोदी का जो भाई महमूद लोदी था वो भी जीवित था। इस तरह से शेरशाह सूरी भी अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रहा था, तो हुमायूं के सामने काफ़ी कठिनाइयाँ थी, तो हुमायूं का भी हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जैसे शेरशाह सूरी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, शेरशाह सूरी की राजनीतिक उपलब्धि, हम साम्राज्यवादी उसकी नीति उसका भी हम वर्णन करेंगे, और सार में उसकी शासन व्यवस्था। शेरशाह सूरी अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में कम, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जाना जाता है। उसने किस तरह से 5 वर्ष में ही उत्तर भारत में अपनी शासन व्यवस्था को एक तरह से सुदृढ़ता प्रदान की, मजबूती प्रदान की, और उसी आधार पर हुमायूं के जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने उसी नींव पर अपने साम्राज्य का, मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया। तो हम शेरशाह का भी अध्ययन करेंगे, उसके प्रशासन का भी हम अध्ययन करेंगे। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया और शेरशाह हो गया। अब चूँकि शेरशाह सूरी जैसे ही मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन 1555 में आसपास हुमायूं वापस भारत पर अधिकार कर लेता है और कुछ महीने वो जीवित रहता है। उसके बाद उसका पुत्र 11 वर्ष की अवस्था में ही अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, और मुग़ल साम्राज्य का पूरा केंद्र लगभग अकबर के इर्द गिर्द ही घूमता है। लगभग 49-50 वर्षों का उसका शासनकाल भारत में एक अविश्वसनीय शासनकाल रहा है, इसलिए उसको अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम समन्वय की नीति को उसने चलाई, उसकी साम्राज्यवादी नीति के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी राजपूत नीति क्या थी, उसकी धार्मिक नीति क्या थी, इन सब के बारे में, उसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, प्रशासन को किस तरह से उसने व्यवस्थित किया, इन सब का अध्ययन हम अकबर के टॉपिक के अध्ययन पर करेंगे, और किस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसका सुदृढ़ीकरण हुआ, ये भी आपके सिलेबस में है। इसी तरह से मुग़ल राजनीति में नूरजहाँ जुनता की भूमिका, नूरजहाँ जो कि अकबर के बेटे सलीम उर्फ जहांगीर, सलीम ने कौन सी उपाधि धारण की थी सुल्तान बनने पर? जहांगीर। जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की वैसे 4-5 बीवियाँ थी, उसमें से एक पत्नी थी नूरजहाँ। वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने किस प्रकार से जहांगीर के समय में दिल्ली दरबार में अपनी पकड़ बनाई और अपने गुट का निर्माण किया। उसके गुट में उसके माता पिता, उसका भाई और शहजादा खुर्रम जो शाहजहां के नाम से जाना गया वे शामिल थे। बाद में किस तरह से गुट टूटता है और किस प्रकार से नूरजहाँ का पतन होता है उसका भी हम अध्ययन करेंगे, और नूरजहाँ गुट के खास तौर पर विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे। इसी तरह से उस नूरजहाँ का अध्ययन करते हुए हम जहांगीर का भी अध्ययन इसी में आ जाएगा, क्योंकि उसी काल में सारी घटनाक्रम हुआ है। इसके पश्चात शाहजहाँ के बारे में भी है, और इसी समय राजपूतों, सिखों और दक्कन के राज्यों, मराठों, फारस से मध्य एशिया के प्रति मुग़लों की नीति, यानी कि राजपूतों के प्रति मुग़ल शासकों की नीति कैसे रही, सिखों के प्रति मुग़लों की नीति कैसी रही, मतलब उनके साथ संबंध कैसे रहे, नीति कैसी रही, राजपूत मुग़ल संबंध कैसे रहे, राजपूत सिख संबंध कैसे रहे, दक्कन के जो राज्य थे उनका संबंध राजपूतों के साथ कैसा रहा, इसी तरह मराठों का राजपूतों के साथ संबंध कैसा रहा, मध्य एशिया के प्रति मुग़लों की नीति क्या रही, क्योंकि मध्य एशिया इनका मूल निवासी स्थान था मुग़लों का। तो बाबर और बाद के कुछ जो उसके उत्तराधिकारी वो चाहते थे कि उनका मध्य एशिया का जो इलाका है, समरकंद, फरगना, वो उनको मिले। कोशिश भी की थी, बाबर ने भी की थी, उसके हुमायूं तक ने भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मुग़लों की धार्मिक नीति का भी हम अध्ययन करेंगे, सारे मुग़ल शासकों की धार्मिक नीति क्या थी। इसी तरह शिवाजी, महाराजा शिवाजी थे महाराष्ट्र के, उनका जो उत्कर्ष हुआ मुग़ल काल में, ये एक अनोखी घटना थी। मुग़लों को उसमें कैसे चुनौती दी उसका भी इसमें अध्ययन करेंगे, और 1761 ईस्वी तक मराठा संघ का किस तरह से विस्तार हुआ शिवाजी से लेकर 1761 ईस्वी तक, जब तक कि पानीपत के युद्ध में वे पराजित नहीं हो जाते। यहाँ तक हमें सेक्शन बी में मुग़लों के साथ मराठाओं का भी अध्ययन करना है, उसमें शिवाजी भी है, और 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध भी इसमें संबंधित है। और अंत में इसी टॉपिक में सेक्शन बी में चर्चा करेंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन। मुग़ल साम्राज्य का पतन क्यों, औरंगजेब की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे,
उसका भी हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपका सेक्शन बी भी हुआ। सेक्शन ए में सल्तनत काल का ज़्यादा पोर्शन है। सेक्शन बी में मुगल एम्पायर है पूरा, जिसमें शिवाजी का भी अध्ययन है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी, अंतिम जो इसका खंड है सेक्शन सी, उसमें क्या है, उसमें दे रखा है इसमें आपके मध्यकाल में, यानी कि 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक में राज प्रशासन, यानी कि पूरा 1200 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक का पूरा राज प्रशासन कैसा रहा इस काल में, इस लगभग 500 वर्षों के काल में, 550 वर्षों के काल मान लो आप। तो समाज कैसा रहा, अर्थव्यवस्था कैसी थी, एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का हम आलोचनात्मक तरीके से वर्णन करेंगे। यानी कि 1200 ईस्वी से लेकर, जिसमें सल्तनत काल भी आ गया है, मुगल काल भी आ गया और प्रांतीय राज्य भी आ गए, इसके इस समय कैसा रहा, जैसे कि राज प्रशासन कैसा रहा, समाज कैसा था, समाज की जो विशेषताएं थी उनका भी आलोचनात्मक वर्णन करेंगे। अर्थव्यवस्था, किसी भी राज्य को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए, वो कैसी रही। इसी तरह से अन्य विशेषताओं का हम आलोचनात्मक तरीके से वर्णन करेंगे। इसी तरह से राज्य की प्रकृति कैसी थी, यानी कि राजत्व का सिद्धांत कैसा था, जैसे कि मैं आपको अध्ययन में थोड़ा थोड़ा वैसे ही बताया करूँगा, और विस्तृत रूप से भी राज्य की प्रकृति कैसी थी इस पूरे 500-550 वर्षों के काल में। प्रशासनिक एवं कृषि परक व्यवस्थाओं का विकास, जो प्रशासनिक स्तंभ था इन 550 कालों में, 550 वर्षों में, सल्तनत काल, मुगल काल में, पूरे काल में, पूरे मध्यकाल में, पूरे मध्यकाल का प्रशासन कैसा था, किसानों की क्या स्थिति थी, किसानों की क्या भूमिका थी राज्य में, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसी तरह से अर्थव्यवस्थाओं में हम बात करेंगे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग और नगरीय केंद्र। ये हम अर्थव्यवस्था के अध्ययन को, जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत का, उसमें हम कृषि के बारे में बात करेंगे, उद्योग के बारे में, व्यापार, बैंकिंग और नगरीय केंद्र के बारे में। इसी तरह समाज, सामाजिक वर्ग, उलेमा वर्ग, चूँकि मुस्लिम शासक थे सारे, तो उलेमा जो मुस्लिम मौलाना होते थे, जो इस्लाम के जानकार होते थे, उनका क्या महत्व था इन 500 वर्षों के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली मुगल साम्राज्य में, उनका अध्ययन करेंगे। कुलीन वर्ग, जो अमीर वर्ग होते थे सब, जो सूबेदार हुआ, राजवंश के परिवार के सदस्य जो कुलीन वर्ग थे, उनका क्या योगदान था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस मध्यकाल में, उसका अध्ययन करेंगे। कृषि वर्ग, दास प्रथा, इसका भी हम इसमें अध्ययन विस्तार से करेंगे। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी मध्यकालीन भारत में, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसी तरह से भक्ति आंदोलन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भक्ति आंदोलन एक तरह से मध्यकाल में ही शुरू हुआ, भक्ति आंदोलन के ऊपर विस्तार से वर्णन करेंगे। महाराष्ट्र धर्म जो कई महाराष्ट्र में कई ज्ञानदेव तुकाराम, एक ज्ञानदेव तुकाराम जैसे कई विद्वान हुए महाराष्ट्र में, उसको महाराष्ट्र धर्म की संज्ञा दी गई है। सूफीवाद, सूफीज्म, चूँकि मुस्लिम जो शासक बाहर से आए थे उनके साथ सूफीवादी विचारधारा भी भारत में आई। इसी तरह से सिख धर्म, मध्यकाल में एक नए धर्म का उदय भारत में हुआ था, सिख धर्म, गुरु नानक ने उसका स्थापना की थी, उसके बारे में जो उनके 10 गुरु हैं उनके बारे में हम अध्ययन इसमें करेंगे। कला, स्थापत्य एवं साहित्य की प्रकृति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मध्यकालीन कला की अपनी अपनी विशेषता थी, इस्लामी कला प्लस हिंदू कला दोनों का समन्वय हुआ, खासतौर पर मुगल काल में इसका काफ़ी उन्नति हुई। अब हम कला के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। कला, स्थापत्य कला एवं साहित्य की प्रगति सल्तनत काल में भी खूब हुई और मध्यकाल मुगल काल में भी काफ़ी देखने को हमें मिलेगी। इसी तरह सांस्कृतिक समन्वय हेतु प्रयास एवं सम्मिश्रण संस्कृति का विकास, क्योंकि 2 बड़ी संस्कृतियों का मिलन था मध्यकाल में, मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति, उनका समन्वय किस तरह हुआ, उनमें भक्ति आंदोलनकारियों ने, सूफीवादियों ने कैसे काम किया। इसी तरह कई शासकों ने भी, जैसे अकबर जैसे शासकों ने भी ये काम किया था, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय एवं उसका विकास, संस्कृति का विकास कैसे हो, इसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से ये मध्यकालीन भारत का जो आपका सिलेबस है वो पूरा हुआ। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दी। तीन सेक्शंस में ये बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में पूरा दिल्ली सल्तनत काल आ गया, जिसमें प्रांतीय राज्य बहमनी और विजयनगर भी आ गया। द्वितीय जो सेकंड पार्ट है सेक्शन
बी खंड क, खंड ख, उसमें पूरा मुगल साम्राज्य आ गया, उसके साथ मराठे भी आ गए। ये पूरा क्लियर उसमें उसका समापन उसका साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा जो सेक्शन है उसमें पूरा मध्यकाल 1200 से लेकर 1761 ईस्वी में राज प्रशासन, समाज, संस्कृति, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ गया है। इस प्रकार से ये सिलेबस पूरा हुआ। थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी दे दूँ, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आपको सेकेंड ईयर में किस तरह से पेपर पैटर्न देना है। फर्स्ट ईयर की तरह ही सेम है पेपर पैटर्न भी आपका। पेपर पैटर्न कैसे होगा? 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। 100 कितने अंक होगा आपका पेपर? फर्स्ट पेपर 100 अंक का। कितने अंक का होगा? 100 अंक का, ठीक है ना, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं दिया तो आपको मालूम नहीं होगा ना कितना हुआ। 100 अंक का होगा। ये 2 भागों में बटा होता है, 60 40 प्लस 60। जो प्रारंभिक 40 नंबर का जो पार्ट है आपका, उसमें भी 2 भाग है इसके, 20 प्लस 20, ठीक है ना, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। इसमें 2-2 नंबर के 10 प्रश्न, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न इंटू कितना हो गया? 20। और इसमें 4 अंकों के 5 प्रश्न आपको करने होंगे 20 नंबर के। अति लघुत्रात्मक, मैं आपको लिख देता हूँ, अति लघुत्रात्मक और तीसरा है इसमें निम्नात्मक। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो निम्नात्मक होगा। 3 प्रश्न होंगे 20-20 नंबर के। जैसे सिलेबस का आपका 3 खंड है ना, ABC, उसमें भी आपके 3 होंगे। सेक्शन ए में से आपको एक प्रश्न करना पड़ेगा 20 नंबर का, सेक्शन बी में से आपको 20 नंबर का और प्रश्न करना पड़ेगा, और तीसरे में से 20 नंबर का और प्रश्न आपको करना पड़ेगा। टिप्पणियाँ भी हो सकती है 10-10 नंबर की, लेकिन हर सेक्शन में आपको 20 नंबर का एक पोर्शन मिलेगा, वो आपको करना होगा। इस प्रकार से ये 100 नंबर का होगा। अति लघुत्रात्मक में कम से कम 20 शब्दों में, 20 से 25 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। 20 से 25 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानीपत का युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ, आपने लिख दिया मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। आपके 2 नंबर इस तरह से आ जाएंगे। थोड़ी सी परिभाषा भी पूछ सकते हैं, तो 20 शब्दों के मध्य को 20 से 30-40 शब्दों में भी आंसर दे देंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो 10 ही पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन उसमें से आपको करने होंगे 5। 4 नंबर का एक प्रश्न होगा आपका, तो 20 नंबर का ये हो गया। तो उसमें 50 से 60 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो, आपकी मर्जी। लिखने की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। निम्नात्मक प्रश्न में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसमें आप जितने भी बड़े प्रश्न अच्छे से करोगे उसका आपका अंकों का डिवीजन होगा। इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न भी है जो इसमें होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बुक्स की बात करें तो बुक्स तो अलग अलग बुक्स चलती हैं, जैसे कि सतीश चंद्रा की चलती है मिडाइवल हिस्ट्री, हरीशचंद्र वर्मा की चलती हैं किताबें मध्यकालीन भारत, उसके 2 पार्ट है, इसमें सल्तनत काल वाला अलग पार्ट है और मुगल काल वाला अलग पार्ट है। इसी तरह से शर्मा वास की चलती है, शर्मा पावा की चलती है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। राजस्थान विश्वविद्यालय की शर्मा, कालूराम शर्मा की किताब है, वो भी अच्छी किताबें आती हैं। शर्मा पावा वाली भी अच्छी किताबें आती हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और अलग अलग पोर्शन की आपने अगर बुक्स खरीदने की वो क्षमता है तो आप अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग बुक्स भी खरीद सकते हो। सल्तनत काल पर अलग खरीद सकते हो, मुगल काल पर अलग खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। इस तरह से आपको बुक से ही अध्ययन करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा आगे की सोच के लिए। आगे आपको ऊंचाइयों पर जाना है तो आप बुक से अध्ययन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज को आपको मैंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रथम प्रश्न पत्र उसके सिलेबस की जानकारी दी। इसका जो सेकंड पेपर हम पढ़ाएंगे जब, उससे पहले हम सिलेबस की जानकारी उसकी भी हम दे देंगे। धन्यवाद आज के लिए।